एनआरआई किसे कहते हैं? देखिए, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। वैसा आदमी जो इंडिया में नहीं रह रहा है उसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे मान लिया कि हम घूमने चले गए, जापान घूमने गए 2 महीना के लिए, तो जेन्युइन है कि हम तो जापान में हैं, इंडिया में तो है नहीं, तो आप क्या हमको एनआरआई कह दीजिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया? हम तो अभी भी इंडिया में नहीं है। तो देखिए, इसे एनआरआई नहीं कहना। एनआरआई उसे कहा जाता है जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए भारत छोड़ के विदेश गया हो, एजुकेशन पर्पज से, जॉब पर्पज से या किसी पर्पज से अगर वो वहाँ गया हो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा के लिए गया है, तब आप उसे एनआरआई कहेंगे। पता चला हम किसी मीटिंग में चले गए, मान लीजिए दुबई 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए एनआरआई थोड़ी ना हो जाएंगे, तो ये एनआरआई हो जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग एनआरआई है। आप जैसे देखेंगे केरला के लोग विदेश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। केरला में जितने वर्कर काम करते हैं ज़्यादातर मेस केरला के लोग चलाते हैं। यूपी बिहार, स्पेशली सिवान, गोपालगंज, छपरा वाला जो बेल्ट है, वहाँ के लोग, हर जगह के लोग, इंडिया के मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक विशेषता है। जैसे कनाडा में देखिएगा तो सिख लोग बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब के, तो वो लोग क्या है, एनआरआई हैं, इंडिया के, लेकिन वहाँ जाके काम वाम कर रहे हैं। तो ये एनआरआई जो होते हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारे हिसाब से इस देश के लिए हमारे हिसाब से जो सच्चा देशभक्त हो जाता है ना, हो सकता है हम गलत हैं, सबसे पहला भारतीय सेना, जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना सबको मिला के कहते हैं, तो जो हमारी जो सैनिक है वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। दूसरे नंबर पे हमारे किसान, और थर्ड नंबर पे हम इन एनआरआई को समझते हैं। रीजन क्या है कि ये लोग हिंदुस्तान में पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी लिए वहाँ जाके काम करते हैं। जैसे सऊदीया में, अरब में, मिडिल ईस्ट में 55 लाख लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई काम करते हैं वहाँ पर, और वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और जो इनकम होता है वो खड़े पैसा हिंदुस्तान में भेज देते हैं। तो सोचिए, आप एक कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, और बदले में हिंदुस्तान न उन्हें खाने को दे रहा है, न पीने को दे रहा है, कुछ तो नहीं दे रहा है, वो उसी देश में काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का उन वक्तव्य को याद कीजिएगा, जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस बुढ़ापे में वो शेर का जिगरा दिखाया था। अमेरिका के लाख कहने के बावजूद जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो लगा के प्रतिबंध लगा दिया था। अब लोग हमसे ना व्यापार करते थे, ना हमारा सामान लेते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। अब हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर थी। लेकिन ये 55 लाख जो एनआरआई लोग थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब, कतर, दुनिया भर के लोगों थे, वहाँ के सारे लोगों ने काम कर करके इतना पैसा भेजा कि इस भारत माँ की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। तो इन लोग को सैल्यूट है। जिस तरह से एक भारत के बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं ना, उसी तरह ये अर्थव्यवस्था को बचा के रखें। ये नहीं रहेंगे समझा तो अर्थव्यवस्था -100% पे चल जाएगा यहाँ पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन लोग का धन्यवाद दिया था। ये बहुत हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने में इन लोग का हाथ है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये भारत के लिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, और हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हमारा देश का संविधान का भी कर्तव्य है कि नहीं इनके लिए कुछ करे। तो हम लोग का जो देश का संविधान है वो भी बहुत बेहतरीन। उसने कहा कि भैया जो एनआरआई लोग हैं, लोग इतना मेहनत से भारत में पैसा भेज रहे हैं, इनके पैसे पर हम टैक्स नहीं लेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया ये लोगों ने कि जो दिया इनकम टैक्स फ्री है। अब विदेश में जाइए, यहाँ कमाइए। सीमान और ये सब जो यूपी बिहार का एरिया है, वहाँ एनआरआई वाले लोग पे तो गाना निकल गया, सैया और अब गई ने अब केकरा संगे लड़ब हम, इस तरीके का एक तो गाना निकल गया भोजपुरी में। तो सोचिए एनआरआई की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग एनआरआई हैं नहीं हैं, हमारे 1-2 दोस्त हैं जो एनआरआई हैं, साथ पढ़े थे, अभी बाहर काम करते हैं। आप लोग के भी कुछ रिलेटिव होंगे जो एनआरआई होंगे, जो भारत के तो हैं लेकिन वो अभी भारत में नहीं रहते हैं। एनआरआई लोग वोट डाल सकते हैं, याद रखिएगा। उनके वोट को हम प्रॉक्सी वोट कहते हैं, लेकिन भारत में अभी ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से नहीं है। मोदी जी ने 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था, अभी 2020 आ गया, इस पर कुछ खास काम नहीं किया गया, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार होना चाहिए। बाई पोस्ट वो अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस से वोट डाल के भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट टाइप का कुछ ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए उन लोग के लिए। अब एनआरआई की पहचान क्या है? तो एनआरआई के पास पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप भारत छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। तो भारत छोड़कर जाने के लिए दूसरे देश में पासपोर्ट की जरूरत है। तो ये एनआरआई की सबसे बड़ी पहचान है। आप लोग अगल बगल में पता करिए कितने लोग एनआरआई हैं। हम लोग टोटल हिंदुस्तानी। अब एनआरआई में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अब आगे समझते हैं इसके। अब एक आया PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आप ही इसको समझ जाइए, लेकिन ये अभी ख़त्म कर दिया गया। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये क्या था कि वैसा जैसे मान लीजिए कोई भारत का आदमी है, जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका जाके सेटल हो गए, एक बात कह रहे हैं, तो हम तो ओरिजिनल थे, इंडिया के थे, और अमेरिका में मेरे बाल बच्चे हो गए सब। अब वो बाल बच्चे अमेरिका की नागरिकता भी ले लिए हैं सब, लेकिन उनको तो उनका तो सब कुछ हिंदुस्तान में ही है। एक
कल्पना करिए आप। तो वो हिंदुस्तान में आएंगे तो उन्हें एक विदेशी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि जो जो हिंदुस्तान को छोड़कर विदेश में गया है और परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, उसमें बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, सब अमीर अमीर था सब। तो भारत सरकार दिमाग लगाया कि ये अमीर को बुला के भारत लाओ, अगर भारत लाओगे ना तो ये बहुत फायदा देगा सब। तो इसलिए भारत सरकार ने उन लोगों को नागरिकता नहीं दिया, एक कार्ड दे दिया जिस कार्ड पर लिखा रहता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ये पासपोर्ट की तरह होता है, ये उनको दिया जाता है जिनके माता पिता भारतीय मूल के थे। तो जो भारतीय मूल के लोग थे उन्हें कहा जाता है PIO। इनके लिए एक समस्या ये थी कि जब ये भारत में आते थे तो इन्हें कोई रोक टोक नहीं रहता था। जैसे हिंदुस्तान से मान लीजिए हम अमेरिका से भारत आएंगे तो हमको क्या गहन जांच होगा, कहाँ के थे कहाँ नहीं, अरे बस सिक्योरिटी जांच हो जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ सड़बड़ सामान तो नहीं, अब अंदर आ जाइए, अब हिंदुस्तान में पूरा घूमे। लेकिन इन लोग के साथ एक समस्या क्या होती थी कि ये हिंदुस्तान में जहाँ मन वहाँ घूम सकते थे, लेकिन हर 6 महीने पर इन्हें अपना लोकेशन बताना पड़ता था जाके रीजनल ऑफिस में 6 मंथ पे। उसे हम लोग कहते थे FRRO, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां जाके पुलिस स्टेशन में बताना पड़ता था कि हम यहाँ पे हैं, इस पर्पज के लिए हैं। तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्क रहता था। लेकिन ये भारत में आ सकते थे, घूम सकते थे और इनके साथ भेदभाव नहीं होता था। जैसे आप ताजमहल घूमने जाइएगा ना या लाल किला, तो अगर आप इंडियन हैं तो आपसे कम पैसा लेगा, और अगर विदेशी है तो 5 गुना 6 गुना पैसा ले लेता है। आप बिहार के नालंदा खंडहर में घूमने जाएंगे तो 30-40 रुपया लेता है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको तो खंडहर बना दिया उन लोगों ने। तो अब वहाँ पे इंडियन है, लेकिन अगर विदेशी है, चाइना से आए हैं तो उनसे 600 रुपया लेते हैं। काफ़ी महंगा लिया जाता है। अब एक्यूरेट हमें नहीं पता है, बट ज़्यादा लिया जाता है। तो वो जो जिनके पास ये वाला कार्ड है वो तो इंडियन है नहीं, लेकिन उनको जब भारत बुलाया जाता है तो उनसे भी भारतीय की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उतना ही पैसा लिया जाएगा जो जितना भारत से लिया जाता था भारत के लोगों को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो इनको रोक दिया गया था, जैसे नहीं डाल सकते हैं, ना ही ये चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ा सरकारी पद नहीं ले सकते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब टाइप का पद नहीं ले सकते थे PIO। लेकिन इसे 2015 में खत्म कर दिया गया। खत्म क्या किया गया, एक इसके जगह नया नियम ला दिया गया। और नया नियम क्या था, जिसमें ये 6 महीने वाला रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया। 6 महीने वाला रिस्ट्रिक्शन खत्म करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2005 में वो इसको मर्ज कर दिया गया ओवरसीज नागरिकता में। अब इंडियन, देखिए अब OIC क्या है, तो इसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप के पास भी एक पासपोर्ट की तरह का वो रहता है, उस पर लिखा रहता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये भारत के प्रवासी भारतीय का जो नागरिक कार्ड होता है, ये उनकी पहचान होती है। लेकिन एक शर्त है, ये उसे नहीं दिया जाता है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का है, क्योंकि मिसयूज होने लगेगा यहाँ से, इसलिए इसे रोक लगा दिया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है भाई साहब, ये एकदम है PIO की तरह। इसमें कुछ छूटे हैं, आपको वीज़ा नहीं लगता है, उसमें भी वीज़ा नहीं लगता था PIO में। वीज़ा क्या होता है, जिस देश में एंट्री करने जाते हैं ना, तो एंट्री करने से पहले ही आप पूछते हैं हम आए कि नहीं आए, तो उसको वीज़ा बोलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी 2014 से पहले अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया था कि आप अमेरिका में नहीं घुस सकते हैं, और जब चुनाव जीत गए ना तो बोला क्या, नमस्ते हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप कर रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई थोड़े रुक सकता है। तो हम लोग को भी अगर हम जाना चाहते हैं जापान, अमेरिका, तो हमारे पास पासपोर्ट रहना चाहिए, मतलब हमारा देश जाने के लिए बोल रहा है, और अमेरिका का वीजा रहना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने जो लाया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया कि जिनके पास ये कार्ड है वो जब भारत में आएंगे तो उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई वीजा की जरूरत नहीं है, उनके लिए वीजा नहीं लगेगा, और ना ही उन्हें पुलिस स्टेशन या FRRO के ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ना ही उनके साथ कोई जैसे म्यूजियम या कोई पार्क वगैरह में जाते हैं तो एक्स्ट्रा फीस भी नहीं ली जाएगी। इसमें भी उन्हीं को नागरिकता दी जाती है जिनके माता पिता या उनके पूर्वज, दादा दादी, कोई भी जो कभी ना कभी भारतीय रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति क्या है जो विदेश में सेटल है। इससे फायदा क्या होगा, जिंदल जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान में, देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है, गांव का आदमी है, कमाएगा ज्यादा तो जिला में जाके बस जाएगा, और कमा लिया उस राज्य की राजधानी में जाके बस जाएगा। जैसे बिहार में ज्यादा कमा लिया तो पटना में आके बस जाएगा, पटना वाला ज्यादा कमा लिया तो दिल्ली जाके बस जाएगा, दिल्ली वाला ज्यादा कमा लिया तो मुंबई जाके बस जाएगा, और मुंबई वाला ज्यादा कमा लिया तो सोचा लंदन जाके बस जाएगा। तो भाग रहा है सब इधर उधर, लाइफ इज मूविंग। तो लंदन जो भागा है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा कमाया है, तो उसको पकड़ के लाओ इंडिया, कुछ ना कुछ पैसा देगा। तो उसी सब के लिए बनाया गया OIC। अब लंदन में बड़का बड़का करोड़पति है, उसको कहा गया आइए भाई साहब भारत आइए, आपको एंट्री में कुछ नहीं पूछेंगे, कोई वीजा उजा की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए भारत में, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ आइए, घूमिए फिरिए, ना वीजा ना पुलिस स्टेशन, एकदम आराम से कितना बार आइए कितना बार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आइए, जब जब वो हिंदुस्तान में आएगा तो उसे अपनी मातृभूमि की याद आएगी और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करेगा। यहाँ पे आएगा, टूरिस्ट भी बन के आएगा अपना जमीन को घूमने, तो भारत को कई लाभ होंगे। तो ये 3 तरह की नागरिकता आप समझ कर, हम लोग बाहर नहीं है तो हम लोग सिंपल नागरिक कहलाएंगे, जो विदेश काम करने गया है वो NRI कहलाएगा, और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को खत्म करके उसी की जगह क्या ला दिया गया है, ये ओवरसीज नागरिकता, ये लक्ष्मी मंच समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। इनके पास एक तरह का ये कार्ड होता है। अब समरी में समझिए क्या क्या है भाई, ये जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको तो खत्म कर दिया गया है, इसको किस में मर्ज कर दिया गया है, ओवरसीज वाले में मर्ज कर दिया गया। इन दोनों की विशेषता, ये दोनों वोट नहीं डाल सकते हैं, दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इनमें नहीं था। लेकिन NRI वाले लोग प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं, लेकिन अभी उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। NRI कौन होता है, जो भाई काम करने गया है विदेश में, अब विदेश से पैसा भेजेगा, इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो भारत में 1999 में एक फेमा एक्ट लाया गया। फेमा एक्ट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक्ट के तहत कहा गया कि भाई जो विदेश में काम करने गया है वो इंडिया में किस किस हिसाब से पैसे भेजेगा। अब कोई व्यक्ति विदेश में काम करने गया है तो भाई पहले तो हिंदुस्तान में ना होगा, तो इंडिया के किसी ब्रांच में उसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब ये अकाउंट 3 टाइप के हो गए सर, वो हो गया एक NRO अकाउंट, NRE अकाउंट और FCNR अकाउंट। अब इन सबको आप समझिए अलग अलग करके। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में है और वो विदेश में जाके काम कर रहा है, तो उसको अगर उसने NRO अकाउंट खुलवा लिया है, NRO का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट का फायदा ये होता है कि जैसे मान लिया कि हम अमेरिका चले गए काम करने के लिए, अमेरिका चले गए पढ़ाने, तो अमेरिका से मान लीजिए हमको जो पैसा मिल रहा है तो हम किस अकाउंट में भेजेंगे, तो इसी NRO में भेजेंगे। लेकिन पता चला हमारा इंडिया में भी कोई बिजनेस था, कोई घर था जिससे रेंट आता था, या कुछ भी हो इंडिया का भी इनकम, तो ऐसा अकाउंट जिसमें आप इंडिया के इनकम को और विदेश की इनकम दोनों को जमा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं NRO अकाउंट। इसमें इंडिया का भी पैसा जमा कर सकते हैं और फॉरेन का भी जमा कर सकते हैं। लेकिन इसकी खराबी क्या है, इस पर टैक्स लगता है। इसीलिए जो विदेश में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप NRO मत खोलिए क्योंकि आप पर टैक्स लगेगा, बल्कि आप NRE अकाउंट खोलिए। NRE अकाउंट किसके लिए होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। वो क्या कर सकता है कि वो केवल वही पैसा इस अकाउंट में भेज सकता है जो उसने फॉरेन से कमाया है, तो केवल फॉरेन इनकम को डाल सकता है। अब सोचेगा उसका परिवार वाला कि नहीं हम घर से कमाए हैं इसमें डाल दे, तो वो नहीं लेगा। ये केवल विदेशियों जो भारतीय है विदेश में काम कर रहे हैं वही इस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इससे फायदा उनको होता है कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं कटते हैं और ना ही उनको कोई टैक्स वगैरह देने को लगता है, समझा गया। लेकिन क्या है कि ये पैसा और ये पैसा दोनों में समस्या समझिए। आप विदेश में काम करेंगे तो आपको वहाँ सैलरी रुपया के हिसाब से तो नहीं मिलेगी, डॉलर मिल सकता है, रियाल मिल सकता है, जहाँ भी जिस देश में है उस देश की करेंसी मिलेगी। तो जब आप NRO में पैसा भेजते हैं तो ये उस करेंसी को ऑटोमेटिक रुपया में चेंज करके जो वैल्यू होता है वो दे देता है, और NRE में करेंगे तो ये भी रुपया में दे देता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक पब्लिक जो NRI है जो विदेश में काम कर रहा है वो कौन, उसके लिए कौन सा अकाउंट अच्छा है, NRO या NRI? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से उस व्यक्ति के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। अब एक चीज समझिए, कुछ ऐसे भी NRI है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह अमेरिका में गए हैं, उनको क्या है कि मार्केटिंग करना होता है, लेकिन दुनिया का जो ज्यादातर मार्केटिंग होता है ना वो डॉलर में होता है, और हमारे देश में चलता है रुपया, तो झमेला हो जाता है, रुपया को डॉलर में करो फिर मार्केटिंग करो। तो एक अलग अकाउंट बनाया गया जिसे कहा गया जिसे कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसमें क्या है कि आप जो करेंसी डालेंगे उसी करेंसी में पैसा स्टोर रहेगा। जैसे कोई डॉलर में कमाया और इसमें भेजेगा ना तो डॉलर को रुपया में बदल देगा, और इसमें भेजेगा तो फिर डॉलर को रुपया में बदल देगा, लेकिन इसमें भेजेगा तो सेम करेंसी छोड़ देता है। डॉलर में करेंगे तो डॉलर में रह जाएगा, पाउंड में करेंगे तो पाउंड में रह जाएगा। तो जिन्हें इंटरनल व्यापार एक्सटर्नल व्यापार करना है इस कंट्री से उस कंट्री फॉरेन मनी में, तो उनके लिए NRE अकाउंट नहीं है, उनके लिए ये है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये सेम करेंसी में होता है। तो आई होप आप ये करेंसी वगैरह अकाउंट समझ गए होंगे, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ये PIO तो खत्म हो गया है। ये क्या है, NRI लोग जो कमा रहे हैं उन्हें 3 तरह का मुख्य रूप से अकाउंट खोलने को मिलता है, और हम लोग तो नॉर्मल अकाउंट खोल लेते हैं, हम लोग को क्या पता है NRE अकाउंट क्या होता है। विदेश से जब पैसा आता है ना तो उसके लिए एक कोड चाहिए होता है जिसे कहते हैं स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड विदेश से पैसा के लिए चाहिए,
और इंडिया में भेजना है तो IFSC कोड, जैसे मान लीजिए हमको चेन्नई भेजना है, तो चेन्नई भेजना है तो फिर हमको क्या चाहिए, वहाँ का IFSC कोड चाहिए, समझ आ गई इंडिया में। लेकिन अगर अमेरिका से कोई पैसा भेज रहा है इंडिया में तो उसे IFSC कोड तो चाहिए ही चाहिए, वो किस स्टेट में जाएगा, और एक स्विफ्ट कोड भी चाहिए कि वो कहाँ एंट्री मारेगा। तो विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, इंडिया में भेजने के लिए IFSC कोड। अब किसके अकाउंटों में भेजना है इसके लिए तो अकाउंट नंबर चाहिए। आप इसको समझ गए, ये नागरिकता का सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में हम आपको CAA, NRC और NPR के बारे में समझा देंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।